वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री है। उसका हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर हमारा 24। टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। पहले भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे इसके यूजेस, 2 यूजेस पढ़े थे। अब हम इसके जो आगे रह गए हैं नेक्स्ट यूज वो पढ़ेंगे। तो रेडियो इसमें जो पहले हमने 2 यूजेस इसके पढ़े थे वो थे पावर जनरेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ लीक्स। अब थर्ड इसका यूज है एज ऑफ वाटर। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में से जो क्लोरीन 36 है, जो क्लोरीन का 36 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा उसको हम यूज़ करेंगे एज ऑफ वाटर को क्या है करने के लिए, मेजर करने के लिए कि वाटर की एज क्या है, ये क्या है। और इसके अलावा दूसरा जो इसमें क्लोरीन जो 36 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको हम क्या करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे कि वो सोर्स ऑफ क्लोराइड, कि किन किन चीज़ों में क्या है क्लोराइड का सोर्स है, इस आइसोटोप्स की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो यूज़ है स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स में हम क्या है, इसमें कौन सा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करेंगे, इसमें हम अमरेसियम 24, जो अमरेसियम का 24 आइसोटोप है वो वाला यूज़ करेंगे। किसके लिए, स्मोक डिटेक्टर्स के लिए, कि कहाँ पे स्मोक है उसको डिटेक्ट करेंगे। फिर हाइट डिटेक्टर, हाइट को डिटेक्ट करने के लिए कितनी हाइट है। इसके अलावा कोयले में कितना कंटेंट है ऐश का, कितनी राख उसके अंदर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या हम अमरेसियम 24 यूज़ करेंगे। देखिए स्मोक डिटेक्टर, स्मोक भी हमें पता है धुआं, आगे फिर हमें आगे जो कोल के अंदर ऐश है ये भी क्या है, धुआं, राख होती है। ये भी किससे बनता है, जब हम कोई चीज़ बर्निंग होती है तो उससे फिर राख बन जाती है। इन सब चीज़ों को हम क्या है उनको फाइंड करने के लिए, क्या पता करने के लिए कि क्या क्या इनके अंदर कि कितना स्मोक हो इससे निकलेगा, ठीक है, और क्या कितना कंटेंट है, कितनी इसके अंदर राख होगी। तो इसके लिए हम जो आइसोटोप यूज़ करेंगे वो है अमरेसियम 24। नेक्स्ट इसका यूज़ है लिक्विड वेस्ट मूवमेंट। लिक्विड वेस्ट मूवमेंट हम इसका यूज़ है लिक्विड वेस्ट मूवमेंट, कि जो भी कोई लिक्विड है उसकी मूवमेंट किधर हो रही है, वेस्ट जो मटेरियल होगा उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे किधर उसकी मूवमेंट है। उसके लिए हम जो रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे वो है गोल्ड 98। उसका कौन सा आइसोटोप, गोल्ड का 98, जिसका क्या होगा ये एटॉमिक मास। आगे टेक्टिनियम 99 वाला, जो जिसका एटॉमिक मास 99 होगा टेक्टिनियम का, वो वाला आइसोटोप हम यूज़ करेंगे। किसके लिए, क्या है, लिक्विड वेस्ट मूवमेंट के लिए, कि कहाँ पे लिक्विड की जो वेस्ट मूवमेंट, लिक्विड जो वेस्ट वाला लिक्विड है जैसे सीवेज हो गया, ठीक है, जो फैक्ट्री घरों का जो सीवेज पानी होता है, इसके अलावा फैक्ट्रियों में होता है, ये नीचे फैक्ट्री जो वेस्ट होता है उसको ट्रेस करते हैं हम कि कहाँ इनकी इसकी मूवमेंट हो रही है। इसके लिए हम इन आइसोटोप को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सैंड की मूवमेंट को भी क्या कहते हैं, ट्रेस करने के लिए कहाँ पे, रिवर बेड्स, ओशियन फ्लोर्स में, ये इन्हीं आइसोटोप को हम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि रेत कहाँ, उसकी मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, ट्रेस करेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग के लिए हम इन जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं गोल्ड 98 और टेक्टिनियम 98 उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि आगे जो उसका 6 यूज़ है वाइड्स इन रूफ स्ट्रक्चर। जो छत के अंदर जो सुराख होते हैं, जब देखिए बारिशें होती हैं तो पानी नीचे टिपकता है। कुछ छतें होती हैं, कुछ में वो बनी होती हैं आयरन की, मतलब लोहे की बनी होती है, कुछ क्या है मट्टी की भी होती हैं, कुछ टाइल्स की बनी होती हैं। तो इनके अंदर जो सुराख होते हैं उनको हम डिटेक्ट करने के लिए वाइड जो सुराख होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कि किस रूफ के अंदर कहाँ पे है, तो उसको के लिए हम सोडियम 24 जो आइसोटोप है रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसको यूज़ करेंगे कि हमें जो रूफ के स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सुराख है उसको हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें वाइड्स को। आगे जो इसका 7 यूज़ है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग भी कह सकते हैं, या रेडियो कार्बन डेटिंग, ये इसका यूज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके कहते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। इसके लिए हमें पता है कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये क्या कहते हैं कि जब हम रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है कार्बन का 14, जो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है 14 वाला, उसको हम यूज़ करते हैं डेटिंग के लिए, कार्बन की क्या है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए। इसमें क्या होता है, कहते हैं जो कार्बन हमें पता है जो कार्बन का 14 जिसका एटॉमिक मास ही होगा 14, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कहते हैं ये कहाँ पे जनरेट होता है, अपर सरफेस, एटमॉस्फेयर की अपर सरफेस में जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो ये जो आइसोटोप है ऊपर जनरेट हो जाता है, निकलता है। तो ये क्या करता है कि इसके कॉस्मिक जो रेज आ रही होती हैं, सन से रेज आ रही होती हैं, इस आइसोटोप का क्या है वो उससे रिएक्शन होते हैं। जब रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन जब कॉस्मिक रेज की इस आइसोटोप्स के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो रिएक्शन होती हैं, तो यह एटमॉस्फेरिक जो
कार्बन है किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसका स्मॉल होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो स्मॉल पोर्शन होगा उसके अंदर ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब रेज का जो सन से रेज आ रही हैं और जो नीचे जब क्या होगा न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे वहाँ से जो कार्बन जा रही है जब क्या इनका आपस में रिएक्शन होगा तो जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो क्या होगी, वो उसके अंदर जो कार्बन होगी वो कार्बन 14 होगी, रेडियो एक्टिव ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप इसका होगा कार्बन का। और जब ये कार्बन क्या कहते हैं कि ये जो कार्बन होती है हमें पता है कि किसके अंदर जो लिविंग सेल्स टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करती रहती है। लिविंग टिश्यू के अंदर जब पेनिट्रेट करेगी तो उसके बाद क्या होता है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनके अंदर पेनिट्रेट करती रहती है ये कार्बन। लेकिन जब क्या होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग टिश्यू जो होते हैं वो डेड कर जाते हैं, तब क्या होता है कि इस जो मज़ीद जो कार्बन ये वाली होती है उसके अंदर पेनिट्रेट मतलब इसके अंदर दाखिल नहीं होती, पेनिट्रेशन इसकी रुक जाती है। तो फिर क्या होता है इसके बाद इसकी डिके होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसका ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं कि जो कार्बन होती है कार्बन 14 आइसोटोप इसकी डिकेइंग सिस्टम क्या होता है कि ये इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो क्या 5568 ईयर्स होती है, मतलब 5568 ईयर्स में ये क्या होती है इसकी ये डिके होती है, मतलब ख़त्म होती जाती है इतने ईयर्स की में। तो कहते हैं जो आर्कियोलॉजी स्पेसिमेंस होते हैं जो मतलब जो हमने पता है लेबॉर्ट्रीज में हमने स्पेसिमेन रखे होते हैं जो डेड हो गए होते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको प्रिजर्व करके रखा होता है, तो कहते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि जब हम देखते हैं कि ये कार्बन कितने अरसे में ज़ाहिर है फिर उस स्पेसिमेन की हमें पता चलता है कि लाइफ कितने पहले वो कितना टाइम पहले वो उसकी डेथ हुई थी और उसको अभी कितना टाइम हो गया, वो हम कैसे पता करेंगे जब हम कार्बन की जो है डिकेइंग लाइफ मतलब हाफ लाइफ का हमें पता होगा कि कितने इसकी अब हाफ लाइफ टोटल इतनी है और अब इसकी हाफ लाइफ इतनी रह गई है। तो इसका मतलब होगा वो ऑर्गेनिज्म इतने टाइम में पहले उसकी डेथ हुई थी और अभी उसको इतना टाइम हो गया। तो ये इस वजह से इसका बेसिक यूज़ यही है कि जब कोई भी जो एनिमल को या कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है डेड हो जाता है तो उसकी डेड होने के बाद ये इसका डिकेइंग प्रोसेस शुरू होता है। तो इसका जो हम हाफ लाइफ जब हम देखेंगे कि कितने अरसे में ये डिके हुई है तो उससे हमें उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पेसिमेन है उसकी भी डेथ का टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम ये पहला पुराना स्पेसिमेन है। तो ये था कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। इसमें देखिए इसमें क्या बोला हुआ कि जो न्यूक्लियस है कार्बन 14 का वो क्या करता है कि जब उसकी डिके होती है तो वो किसमें न्यूक्लियस कार्बन नाइट्रोजन 14 में चेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। क्या है कार्बन 14 से वो किसमें नाइट्रोजन 14 में, इसके अंदर ये एन न्यूट्रॉन है, पी क्या है प्रोटॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा रेडिएशन इससे क्या होती है इमिट होती है जब इसकी डिकेइंग प्रोसेस होता है। तो कार्बन 14 का तो वो किस में होता है नाइट्रोजन 14 में क्या होता है किस चेंज हो जाएगा और इसका साथ इसमें से क्या निकलेंगी, इसमें से बीटा रेडिएशंस निकलेंगी। तो इसके बाद क्या कहते हैं कि जो इसका जो 2 हाफ लाइफ होती हैं कार्बन 14 की, एक जब अगर इसकी 55,568 इसकी टोटल हाफ लाइफ है तो इसकी हाफ जो होगी वो कितनी होगी 11,136 ईयर्स अगो क्या है इसकी 2 टाइम्स इसकी जब हम करेंगे डिके तो इसका मतलब है कि ये कार्बन 14 इसकी डिकेइंग सिस्टम है। ये था रेडियो कार्बन डेटिंग, इसका यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कि इसकी मदद से हम क्या है किसी भी स्पेसिमेन की लाइफ का पता कर सकते हैं कि जब इसकी डिकेइंग होगी। नेक्स्ट है इसका यूज नंबर 8 रेडियोथेरेपी, कि हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको क्या है रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन में हम स्पेशली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो आइसोटोप हम यूज़ करेंगे वो कोबाल्ट 60 है, उसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। जो कोबाल्ट 60 है वो कहते हैं सोर्स ऑफ क्या होता है गैमा रेज का, एक अच्छा सोर्स होता है कि स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है किसका गैमा रेज का। तो इसको हम क्या है रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं किसकी ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। कहते हैं गैमा रेज जो होती हैं ये वाली कि जब बॉडी के अंदर क्या पेनिट्रेट करती हैं और जब हम इसको फिर हम यूज़ करते हैं कि जो कैंसर किसकी ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर की जो ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इन रेज को यूज़ करते हैं इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। नेक्स्ट यूज़ है इसका एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, कि जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर उसकी एक्टिविटी को क्या है डिटेक्ट करने के लिए कि क्या उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके लिए हम एक आइसोटोप यूज़ करते हैं। वो कौन सा है, आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं। इसमें कहते हैं कि जो हम डायग्नोज करने के लिए कि आयोडीन कैसे वर्क कर रही है पेशेंट के अंदर, हम इस आयोडीन को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में ताकि इसकी हमें थायराइड की एक्टिविटी का पता चल सके। इसके कहते हैं ये ग्लैंड होता है कि कहाँ पे थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, नेक के अंदर होता है, जो क्या करता है आयोडीन को कंसंट्रेट करता है। रेडियो एक्टिव कहते हैं जो आयोडीन होती है वो कैसे केमिकली बिहेव करेगी
ऐसे बिहेव करेगी जैसे नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है। मतलब वैसे तो हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हम सॉल्ट लेते हैं, हम जो खाते हैं जो टेबल साल्ट है वो क्या है, कॉमन साल्ट NaCl है, उसके अंदर क्या है, और हम खाने में अक्सर आयोडीन लेते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी ये ठीक होती है, क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी से हमारा आगे जो सारे प्रोसेस है वो होते हैं। तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को मुहैया करने के लिए क्या है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कि कैसे उसकी डायग्नोज करने के लिए हम जो आयोडीन यूज़ करेंगे वो आइसोटोप्स का आयोडीन का यूज़ करेंगे, उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, वो सेम उसी तरह काम करेगा जैसे क्या करते हैं सिंपल जो आयोडीन वो काम करेगी। तो वैसे ही जो आइसोटोप है आयोडीन का वो भी वैसे ही काम करेगा। तो जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो क्या रेडिएशन कहते हैं, जो बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर निकलेंगी उसको हम डिटेक्ट करेंगे, कैन बी जो आउटसाइड द बॉडी, ताकि हमें क्या है एस्टिमेट कर सकेंगे कि कितनी आयोडीन जो है वो ग्लैंड ने अब्जॉर्ब की है। जब अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करेगा तो क्या है ज़्यादा वर्क करेगा, इसके प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, जब नहीं करेगा तो ज़ाहिर है इसकी एक्टिविटी क्या है डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये कंसंट्रेट करता है किसको, आयोडीन को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है नेक के अंदर, ये नेक के अंदर ग्लैंड पाया जाता है। तो इस वजह से हम क्या है जब आइसोटोप इसका यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, उसकी हम जो बॉडी से बाहर रेज आएंगे उनको डिटेक्ट करके इसकी एक्टिविटी को भी क्या एस्टिमेट कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 यूज इसका बोन ग्रोथ। इसके लिए क्या हम क्या बॉडी के अंदर जो बोन की कैसे ग्रोथ हो रही है इसको हम अब कैसे जो बोन्स है वो हम जब क्या इसके लिए जो आइसोटोप हम यूज़ करेंगे वो टेक्टिनियम है। कहते हैं बोन से क्या है रेडियो एक्टिव टेक्टिनियम को जब हम यूज़ करेंगे, बोन क्या होते हैं इसको अब्जॉर्ब करेंगे इस आइसोटोप को अपने अंदर, और हम क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे कि उसकी बोन की ग्रोथ कैसे हो रही है। कहते हैं जो एरियाज होते हैं रैपिड बोन ग्रोथ के वो सच है जैसे मतलब फ्रैक्चर हीलिंग, कोई भी पाँव में हमें फ्रैक्चर होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसको हील करने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं कि इस जो टेक्टिनियम होता है उसको कंसंट्रेट करने के लिए इन एरियाज़ में क्या करते हैं रेडिएशंस को फॉल करते हैं टेक्टिनियम की, ताकि वो जो एरिया होता है वो ठीक हो जाए। कहते हैं कि इन बोथ कहते हैं डोज ऑफ रेडियो, जब हम इस टेक्टिनियम को कहते हैं कि या जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर हो गया या फिर टेक्टिनियम की ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है तो वहाँ पे हम इसकी रेडिएशन को फॉल करते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, तो फिर क्या हो जाएगा वो सारी उसकी हीलिंग हो जाएगी। ज़्यादा अमाउंट इसकी हम यूज़ नहीं करेंगे तो बोन ग्रोथ को हम क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे। 11 इसका यूज़ है क्या है 11 नंबर पे हार्ट पेस मेकर। क्या हम क्या मेडिकल यूज़ है इसका एक और, ये पहले था इसका मेडिकल यूज़ था कि हम इसको करते हैं रेडियोथेरापी के लिए यूज़ करते हैं, अब इसको हम यूज़ करते हैं इसका दूसरा भी एक और यूज़ है मेडिकल यूज़ हार्ट पेस मेकर। इसमें हम क्या करेंगे कहते हैं कि इसको पेशेंट के अंदर इसकी इम्प्लांटेड कर देंगे तो वो क्या करेगा उससे हम डिटेक्ट करेंगे कि कंट्रोल करेंगे हार्ट रेट को, हार्ट की जो हार्ट बीट रेट को क्या करेंगे, ये जो आइसोटोप्स हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो क्या करेंगे इसकी हार्ट बीट को रेट को कंट्रोल करेंगे। इसमें हम जो रेडियो आइसोटोप एनर्जी रेज इमिट करते हैं जो एनर्जी वो हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को क्या करने के लिए हार्ट बीट को रेट को कंट्रोल करने के लिए। हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी ये कैसे करते हैं कि कहते हैं थोड़ा हम एनर्जी देते हैं हार्ट को तो थोड़ी सी स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक की, जो इलेक्ट्रिक शॉक अक्सर देखा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं टेलीविजन में भी देखा होगा, वैसे भी अगर किसी हॉस्पिटल में जो काम करते हैं डॉक्टर वो क्या कहते हैं कि जब हार्ट बीट सही काम ना करी तो तब पेशेंट को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो कहते हैं जब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो इसके तो उसका मतलब क्या होता है कि उसको हम पेस कर देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक जो उसके लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से आई होती है एनर्जी, जिसको हम क्या है एज अ पेस मेकर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जब ये एनर्जी हम देते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है हम इसकी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चाह रही है कि नहीं चाह रही। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, इसके लिए हम गैमा रेज यूज़ करते हैं। ये क्या प्रोसेस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में या ड्रेसिंग वगैरह करने की जब उसको यूज़ करने क्या हम गैमा रेज करते हैं, ये क्या करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उनको किल कर देते हैं। लास्ट इसका यूज़ है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 ये दो आइसोटोप्स हैं, इनको यूज़ करते हैं कि स्किन कैंसर की क्या है ट्रीटमेंट के लिए जो बॉडी पर सरफेस होती है हम इसको क्या इन आइसोटोप की मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कैंसर की कहाँ पे बॉडी में। और ये जो आइसोटोप्स हैं किसका सोर्स होते हैं गैमा रेज के बीटा रेज का। ये था आपका लेक्चर यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।